हेलो एवरीवन, डीएसएसबी जीके पीवाईक्यू सीरीज़ में ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से सुंदरी वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सुंदरी ट्री एक तरह का मैंग्रोव ट्री होता है एंड इसका साइंटिफिक नेम है हेरिटिएरा फॉर्म्स। दीज प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू सलाइन एंड वाटरलॉग्ड कंडीशंस, यानी ये नमकीन पानी में और जहाँ ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एंड जो बंगाल में सुंदरबन फॉरेस्ट है उसने अपना नाम ही सुंदरी ट्री से लिया है क्योंकि वहाँ पर अधिकतर यही ट्री पाए जाते हैं। इनका जो टिम्बर है वो हाई वैल्यू होता है बिकॉज ये ड्यूरेबल होता है, हार्ड होता है एंड रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स होता है। सो नाउ हमें पता है कि सुंदरी ट्री की वजह से ही सुंदरबन फॉरेस्ट का नाम पड़ा। सो हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब एक बार न्यूमेटोफोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स कुछ और नहीं बल्कि ब्रीदिंग रूट्स होती हैं लाइक दिस एंड ये हेल्प करती है इन रेस्पिरेशन एंड ये उन प्लांट्स में मिलती है जो ग्रो करते हैं स्वैम्पी एरियाज में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नैनमोनी सेका, रूपा रानी टिर्के डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन गोल्ड मेडल मैच टू क्रिएट हिस्ट्री एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन बर्मिंघम इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो ये बताना है कि ये चारों कौन से गेम से रिलेटेड है। डीएसएसबी क्रिकेट से ऐसे सवाल पूछने का रिस्क नहीं लेता, तो हमें उन स्पोर्ट्स पर ध्यान रखना है जो थोड़ा कम फेमस है। सो इसका आंसर हो जाएगा लॉन बॉल्स। बर्मिंघम में जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें इन चारों ने, मेन इनमें थी रूपा रानी, इन्होंने हमें लॉन बॉल्स में गोल्ड दिलाया था। एंड गेम की बात करें तो लॉन बॉल्स कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। वट रोल डज एजुकेशन प्ले इन रूरल डेवलपमेंट बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स। सो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स को बढ़ाने के अलावा एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है? सो एजुकेशन एनहांसेस सोशल यूनिटी एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। इन मार्च 2024 which state started the travel safe T-Safe service and dedicated it to the citizens of the state with a special emphasis on women traveling alone। मार्च 2024 में किस राज्य ने ट्रैवल सेफ T-Safe सेवा शुरू की और अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं पर विशेष जोर देते हुए इसे राज्य के नागरिकों को समर्पित किया? कंप्लीटली करंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना ने ट्रैवल सेफ सर्विस शुरू की है मेनली फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। सो इसको याद करना है ऐसे, टी से ट्रैवल, टी से तेलंगाना एंड टी से टी सेफ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ नीति आयोग्स कॉम्पोजिशन। नीति आयोग का कॉम्पोजिशन देखने से पहले ये पढ़ते हैं कि नीति आयोग क्या होता है। मोदी सरकार ने नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश किया था बाय रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके फर्स्ट चेयरमैन है पीएम मोदी। डीएसएसबी इसकी 2 स्कीम से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट इज अटल इनोवेशन मिशन, किसने स्टार्ट किया? तो नीति आयोग ने स्टार्ट किया। एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? तो नीति आयोग ने स्टार्ट किया। क्लियर है? एंड इसकी फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नाउ बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग किन किन लोगों से मिलकर बना है। सो फर्स्ट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, एडहॉक मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कुछ इसमें स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। सो अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ नीति आयोग्स कॉम्पोजिशन, यानी कि इनमें से कौन नीति आयोग का एक पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल, ये इसका पार्ट है। इंटरनेशनल विंग इसका पार्ट नहीं है। स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं एंड रीजनल काउंसिल्स भी हमने देखा उसमें प्रेजेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल विंग। ये नीति आयोग का पार्ट नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज जीडीपी मेजर्स। जीडीपी क्या मापता है? सो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट मेजर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो यहाँ 3 चीज़ें याद करने की है। जीडीपी मेजर करता है गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी। अगर ये क्वेश्चन है कि क्या जीडीपी सर्विसेज को मेजर करता है, देन येस, सर्विसेज को मेजर करता है। एंड जीडीपी उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करेगा जो प्रोड्यूस हुई हैं विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, यानी देश के अंदर पैदा हुई हैं।
एंड उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग जीडीपी होती है। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, Which financial institution in India is responsible for regulating and supervising securities market, including stock exchanges and intermediaries? भारत में कौन सा वित्तीय संस्थान स्टॉक एक्सचेंजों और मध्यस्थों सहित प्रतिभूति बाजार को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है? सो वी नो कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था इन 1992। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई, एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड सेबी के फर्स्ट चेयरमैन थे S.A. दवे। एंड अगर पूछें कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन सेबी के, तो वो हैं मधाबी पुरी बच, एंड हिंडनबर्ग अडानी रो में इनका नाम भी सामने आ रहा है। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, In which state Union Ministry of Women and Child Development launched Nari Adalat and Palna scheme on pilot basis in January 2024? जनवरी 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में पायलट आधार पर नारी अदालत एंड पालना योजना की शुरुआत की? देखिए, नारी अदालत एंड पालना स्कीम बोथ आर पार्ट ऑफ मिशन शक्ति, and Mission Shakti is a program of women empowerment, and ये अनाउंस किया गया था बाय 15th फाइनेंस कमीशन। एंड अगर ये पूछे कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो है N.K. सिंह। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन ये था कि नारी अदालत एंड पालना स्कीम को कौन से स्टेट पे एज अ पायलट बेसिस लॉन्च किया गया है? तो उसका आंसर है असम में। जनवरी 2024 में से लॉन्च किया गया, लेकिन बात दिसंबर से ही इसकी हो रही थी न्यूज़ में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसलमेर इन राजस्थान इज़ अ रीजन ऑफ। जो राजस्थान में जैसलमेर है वो एक क्षेत्र है। अब राजस्थान में है तो वो लो रेनफॉल का ही क्षेत्र होगा, सो कम वर्षा वाला स्थान। एंड अगर पूछे कि जैसलमेर में एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो होती है 25 to 28 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड कल्चर ऑफ रूरल बंगाल। इट वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर शांति निकेतन में इन 1894। ग्रामीण बंगाल की लोक कला और संस्कृति का दर्पण है। इसकी स्थापना 1894 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने शांति निकेतन में की थी। सो देवेंद्र नाथ टैगोर ने पोष मेला की शुरुआत की थी इन 1894 इन शांति निकेतन। एंड इसमें शो किया जाता है बंगाल का फोक आर्ट, डांसेस, कल्चर, म्यूज़िक एंड फूड ऑफ बंगाल। एंड आज भी पोष मेला को हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। एंड ये डेडिकेट है टू गॉड सूर्या, एंड इसको पोष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, पोष संक्रांति। क्लियर है। बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर की, तो इन्हें कहा जाता है बार्ड ऑफ बंगाल। एंड ये फर्स्ट इंडियन थे टू विन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ FSSAI इज, FSSAI का पूर्ण रूप है, सो इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी जिसका गठन एक एक्ट के द्वारा हुआ हो, स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड ये एक्ट था FSSAI एक्ट 2006। एंड ये संस्था वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर। एंड इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। सो ये ज़रूरी है कि आपको हर रिलीजन की ग्रोथ रेट का एक अंदाज़ा हो। सो 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है ये देखते हैं। सो मुस्लिम्स, इनकी ग्रोथ रेट थी सबसे ज़्यादा 24.6%। देन कम हिंदूज़, इनकी ग्रोथ रेट थी 16.8%। क्रिश्चियंस की, इनकी थी 15.5%। फोर्थ नंबर पे थे सिक्स, इनकी ग्रोथ रेट थी अराउंड 8.4%। बुद्धिस्ट थे अराउंड 6%। एंड जैन की ग्रोथ रेट सबसे कम थी विच इज़ अराउंड 5.4%। एंड ये कौन से डिकेड की बात हो रही है, 2001 to 2011। इन 10 सालों में इन धर्मों में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। सो हमसे पूछा है क्रिश्चियन पॉपुलेशन का, देन आंसर हो जाएगा 15.5%। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अनुप्रस्थ खंड में कितनी परतें होती है। तो हमें लेयर्स बतानी है कि माइक्रोस्पोरेंजिया में अगर ट्रांसवर्सली उसको कट करेंगे तो कितनी लेयर्स दिखेंगी। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, इनमें आते हैं कवर्ड सीड्स। एंड इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहा जाता है स्टेमन। एंड स्टेमन में प्रेजेंट होते हैं एंथर्स। एंड एक एंथर में प्रेजेंट होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इनका नंबर होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उसमें एक एंथर में प्रेजेंट मिलेंगे। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो इनमें 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीकम, थर्ड इज मिडल लेयर, एंड फोर्थ इज टेपिटम। एंड अगर ये पूछे कि आउटर मोस्ट कौन सी है तो वो है एपिडर्मिस, एंड ये पूछे कि इनर मोस्ट कौन सी है देन इट इज टेपिटम। इसके डायग्राम में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है एंथर एंड इसमें 4 ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिख रहे हैं। एंड अगर इसको ट्रांसवर्सली काटेंगे तो इसका कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एंड इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, एंड लास्ट में आती है टेपिटम विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर। एंड जो टेपिटम है ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है टेपिटम। सो हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 लेयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्रदमन वन वॉज अ किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। सो रुद्रदमन वन रिलेटेड हैं शक डायनेस्टी से। शक डायनेस्टी मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाती थी एंड इसने फिर बाद में यूनानी राजाओं को हराकर पश्चिम भारत पर यानी वेस्ट इंडिया पर अपना राज्य स्थापित किया। सो नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस यूज्ड इन द टेक्स्ट बाय गिवन ऑथर्स। दिए गए लेखों द्वारा ग्रंथों में प्रयुक्त भाषाओं के आधार पर सही कथन का चयन करें। तो हमें वो राइट इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें ऑथर एंड वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता था वो सही दिए हुए। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता यूज्ड मराठी, ये गलत है क्योंकि नरसिंह मेहता एक गुजराती पोइट सेंट थे। एंड अगर ये पूछा जाए कि कब थे तो ये 15th सेंचुरी में थे एंड ये पूजा करते थे कृष्ण की। एंड इन्हें कहा जाता है आदि कवि ऑफ गुजराती लैंग्वेज। सो पूछा जाए कि आदि कवि ऑफ गुजराती लैंग्वेज कौन है तो वो है नरसिंह मेहता। सेकंड ऑप्शन, मलिक मोहम्मद जैसी रोट पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज।
सो ये करेक्ट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी इन अवधी लैंग्वेज एंड लिखी थी इन 1540 के अराउंड। एंड उस समय नॉर्थ इंडिया में मेन रूलर थे शेर शाह सूरी। एंड मलिक मोहम्मद जैसी ने एक और किताब लिखी थी जो बहुत फेमस हुई थी, आखिरी कलम। एंड ये लिखी थी इन्होंने जब बाबर रूलर थे। सो हमारा आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी रोट पद्मावत इन अवधि। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस इज़ ओरिजिनली रिटन इन मैथिली। इन्होंने मैथिली में नहीं लिखी थी बल्कि अवधी लैंग्वेज में लिखी थी, अवधी लैंग्वेज में। एंड अगर पूछे कि तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी थे तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट, एकनाथ एंड नामदेव primarily used Gujarati in their literary text. सो एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये चारों सेंट महाराष्ट्र से रिलेटेड थे। एंड अगर पूछा जाए कि शिवाजी का कंटेम्प्रेरी कौन था तो वो था तुकाराम। तुकाराम, तो ये गुजरात गलत आ जाएगा, यहाँ पर मराठी आएगा, मराठी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इन सितंबर 2023 ओडिया साइंटिस्ट स्वाति नायक won Norman Borlaug Award for Field Research and Application. She is associated with developing climate resilient and nutritious variety of which crop? तो हमें क्रॉप का नाम बताना है जिसको डेवलप किया था स्वाति नायक ने, जिसकी वजह से इन्हें मिला नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। सो इस क्रॉप का नाम है राइस, चावल। बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड की, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1972 एंड ये दिया जाता है फॉर रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। एंड अगर पूछे कि किसके द्वारा दिया जाता है तो दिया जाता है बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। एंड ये पूछे कि इस प्राइज़ का नाम नॉर्मन बोरलॉग प्राइज़ कैसे पड़ा, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो फादर थे ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम मैक्सिको इन 1940s। एंड अब आप ये बोलेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है, लेकिन वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में है। इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है MS स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन। एंड अगर पूछे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्ट हुआ था इन 1960s। एंड मेन जो इस पे क्रॉप थी जिन पे फोकस किया गया था वो थी राइस एंड वीट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। What is a likely consequence of increased automation in industries for the Indian workforce? भारतीय कार्यबल के लिए उद्योगों में बढ़ते स्वचालन का संभावित परिणाम क्या है? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी एक लेक्चर में किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएशन ऑफ न्यू हाई स्किल जॉब्स, यानी कि टेक ड्रिवन जॉब्स बढ़ेंगी एंड द रिडंडेंसी ऑफ जो लो स्किल जॉब्स हैं उनमें कमी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। इन दिसंबर 2022 Indian women's hockey team beat which country's team to win inaugural FIH Nations Cup in Valencia? So दिसंबर 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने वेलेंसिया में उद्घाटन FIH नेशंस कप जीतने के लिए किस देश की टीम को हराया? तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने स्पेन की टीम को हराया था टू विन द FIH नेशंस कप। एंड इसकी शुरुआत 2022 में ही हुई थी, इसका जो फर्स्ट एडिशन था। एंड जो 2023-24 की साइकिल है ये है पोलैंड में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स? निम्न में से कौन सा शब्द किसी व्यक्ति के गुणसूत्रों के पूर्ण सेट के लिए उपयोग किया जाता है? सो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कहते हैं कैरियोटाइप। बात करें प्रोटोटाइप की, तो एक सैंपल होता है या इसे एक अर्ली मॉडल भी बोल सकते हैं, अर्ली मॉडल, जिसको बेस बनाकर उस एक पर्टिकुलर थिंग को आगे डेवलप किया जाता है। हेलोटाइप और हैप्लोटाइप, हैप्लोटाइप
ये डीएनए के वेरिएशंस होते हैं, डीएनए वेरिएशंस जिन्हें एक पर्सन साथ में इनहेरिट करता है। एंड सेनोटाइप इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी, एंड इस प्रोसेस में यूवी रेज का यूज़ किया जाता है फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 एंड इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। सो 26 जनवरी 1950 जो आज रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था, यानी कि उस दिन से पहले कौन सा एक्ट प्रभावी था। नौ आज़ादी से पहले जो मेन एक्ट प्रभावी था वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर क्वेश्चन आए कि जीओआई एक्ट 1935 जब लागू हुआ तो उस समय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, तो वाइसरॉय थे लॉर्ड वेलिंगटन। क्लियर है। सो इसी के साथ हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।